श्रद्धा है कहीं ना कहीं। तो वही है कि उस श्रद्धा को बल देने के लिए ये थोड़ा लॉजिकल वे से आपको बहुत चीज़ें समझाएगा। तो आज का जो टॉपिक है क्या है? हाँ, डू साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड। तो आज थोड़ा साइंटिफिक तरीके से मतलब साइंस की बात करने वाले हैं हम। तो टॉपिक का क्या है? डू द साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड या डू साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, है ना। अब ये टॉपिक का नाम हमने दे दिया, है ना। हम क्वेश्चन ही ऐसे पूछ रहे हैं कि डू साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, मतलब हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाँ बिलीव करते हैं। बट हम इसको थोड़े और अच्छी तरीके से देखेंगे। क्या देखेंगे? देखिए, जब कभी किसी को कुछ बीमारी होती है, एक होती है बॉयल्स की बीमारी, किसी को पता है क्या होता है? बॉयल्स कहते हैं उसको, किसी को पता है इसके बारे में? कुछ बीमारी होती है, इसके कई सारे साइड होते हैं, बॉडी में कई सारे नुकसान होते होंगे, तो उसमें से पता ये करते हैं कि एक्चुअली में इसका कारण क्या है। तो पता लगता है कि हमारे ब्लड में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ रखी हैं, तब उसको शुद्ध करना है। तो शुद्ध कैसे करेंगे? उसके लिए फिर जो भी है कुछ मेडिकल रिसर्च जो भी है उससे करके ब्लड को सही करना होता है। तो इसकी जो जड़ है उसको खोजना होता है, ठीक है। इसी प्रकार से साइंस क्या है कि साइंस भी दो फंडामेंटल क्वेश्चन पे आंसर दे रही है ना, दो फंडामेंटल क्वेश्चन को ढूंढ रही है, और स्पिरिचुअलिटी भी दो फंडामेंटल क्वेश्चंस को ढूंढ रही है। तो वो दो फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है, आप लिखते रहना, है ना। मैं भी जो चीज़ें लिख रहा हूँ बढ़िया ही है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं, नोट करते रहिएगा, है ना। दो फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। ये दो फंडामेंटल क्वेश्चन ना हर किसी के जीवन में सताता हुआ, जो भी कोई भी जिज्ञासु है, जिसको भी थोड़ा मनन करता है, तो उसके जीवन में ये चीज़ें वो सोचता होगा। अब चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आध्यात्मिकता में कोई रिसर्च करता हुआ फिलोसोफर हो, कोई भी हो, उसके जीवन में ये दो क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज़ कि इस पूरे सृष्टि का क्रिएशन कैसे हुआ, है ना, ये यूनिवर्स कैसा है, या ये पूरी सृष्टि हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। सेकंड चीज़ कि उत्पत्ति तो होगी जो है, चलो वो जो ऐसे भी हुई, लेकिन दूसरी क्वेश्चन ये भी है कि सृष्टि के अंदर जितने भी जीव के प्राणी हैं, जीवात्माएं हैं, मतलब जो भी लिविंग फोर्स है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए, है ना। लोग कहते, मतलब इसके आंसर हैं बहुत सारे साइंटिफिक, लेकिन ये क्वेश्चन है, इसके पे साइंस रिसर्च करती है, अभी भी कर रही है, ठीक है। तो ये पहला क्या है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। ऑफ द क्रिएशन कहते हैं, यूनिवर्स तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सृष्टि की बात कर रहे हैं कि पूरा ब्रह्मांड से ऊपर सृष्टि है, सृष्टि के अंदर बहुत सारे ब्रह्मांड हो सकते हैं, है ना। तो उसकी बात कर रहे हैं, क्रिएशन। दूसरा, ओरिजिन ऑफ लिविंग फोर्स, विद इन क्रिएशन क्या है, ठीक है। समझ में आ गया ना। मेरे को बताते रहना, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, जैसा भी है ना, कोई नोट करने से रह जाए कि क्रिएशन कैसे हुई और क्रिएशन के अंदर लिविंग फोर्स कैसे है। अब इसी को ढूंढने के लिए दो प्रकार से चीज़ें होती हैं। साइंस अपने तरीके से ढूंढती है, स्पिरिचुअलिटी में अपने हिसाब से आंसर है कि क्रिएशन कैसे हुई, सृष्टि कैसे बनी, हम कैसे समझते हैं। गीता भागवत क्या बताती है, किसी को आइडिया है? आध्यात्मिकता में क्या बोला जाता है, उसके अलग चीज़ें हैं, और साइंस अलग चीज़ें से बताती है। ऐसे ही जीवात्मा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे इसका प्रारंभ हुआ, पूरी प्रजनन करना, वो आध्यात्मिकता का अलग है, उसका अलग है। लेकिन क्वेश्चन यही है, ये दो फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसको सुलझाना है ना। ऋषि मुनि भी इसी में मनन करते होंगे, जो भी है पहले के टाइम। तो ये दो क्वेश्चन को अगर सुलझा लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ की आसान हो जाती है, कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, क्यों कर रहे हैं। तो अगर ये पता रहे तो एटलीस्ट पता तो रहेगा किसके लिए कर रहे हैं, कि हम अपने लिए कर रहा हूँ, फैमिली के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए कर रहा हूँ, किस लिए कर रहे हैं भाई। लगे रहते हैं हम, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट देश बोल रहा है, बस कर रहे हैं हम, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना है, क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अंत में जाके ये चीज़ें होती हैं, अल्टीमेट चीज़ें, कि जो हमको अगर आंसर पता लग जाए तो हम कहीं हद तक सेटिस्फाइड हो सकते हैं, है ना।
समझ रहे हैं? अब इसको आंसर देने के लिए दो चीजें हैं, एक होता है साइंटिफिक वे, एक साइंस तरीका देती है, एक स्पिरिचुअलिटी देती है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, कहीं कहीं मिस्टेक होगी। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी देती है। अब मेरे साथ आप रहिएगा। साइंस की बात जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं फैक्ट से बात कर रहे हैं। आप में से कितने साइंस साइड से हैं? साइंस, बाकी या आप कॉमर्स से हैं? कॉमर्स, लेकिन आपने भी पढ़ी है ना 10th तक। तो आप देख सकते हो कि हम बोलते हैं कि साइंस किससे बात करती है? फैक्ट से। जो चीज़ें देखती है, प्रत्यक्ष जो सामने अनुभव करती है, रिसर्च करती है, एक्सपेरिमेंट करती है, उससे बात करती है। और स्पिरिचुअलिटी किससे करती है? फेथ, है ना। स्पिरिचुअलिटी में श्रद्धा होनी चाहिए आपको, साइंस में बोलते हैं कि फैक्ट होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग। हम बोलते हैं साइंस करती है एक्सपेरिमेंट और फिर उससे लाती है कंक्लूजन, है ना। फिर कंक्लूजन में जो भी है, कंक्लूजन में पहुंचता है। बेसिकली एक्सपेरिमेंट करती है। स्पिरिचुअलिटी में क्या बोलते हैं कि कई सारे कथाएं हैं, उसको हम समझते हैं तो समझ जाते हैं कैसे जीवन है, कैसे ब्रह्मांड हुआ, कैसे सारी सृष्टि हुई, वो होती है। आज के टाइम में उनको कहते हैं माइथोलॉजी, है ना। समझते हैं माइथोलॉजी क्यों कहते हैं? कि वो स्टोरी आज के टाइम में एप्लीकेबल नहीं लगती, कि ऐसा भी हो सकता था क्या? देवता लोग आते थे, देखते थे, वो जमीन में पाँव नहीं रखते थे, अभी तक कोई आता नहीं है ना। और कई सारे तरीके के, पहले के टाइम में जीवात्माएं बड़ी होती थी, वो मतलब लोग बड़े हुआ करते थे, ये सब चीज़ें है ना। तो यही है, फैक्ट और एक्सपेरिमेंट के साथ बात करते हैं। जी बोल। हाँ हाँ जी बोल। अभी 6:30 का राउंड खत्म हुआ। आप, आपका ओके जी, यहाँ तक साथ में है, ठीक है। हाँ, तो साइंस करती है फैक्ट के साथ, एक्सपेरिमेंट करके। और स्पिरिचुअलिटी में फेथ चाहिए होता है, विश्वास चाहिए होता है कहीं ना कहीं। अब कैसे विश्वास? जैसे एग्जांपल है कि वी आर सोल, है ना, आप आत्मा हो, है ना, रीइंकार्नेशन होता है। इसको पहले विश्वास करना पड़ेगा। कुछ लॉजिक है, लेकिन विश्वास करना पड़ता है थोड़ा, है ना? और कहानियों पे विश्वास करना होता है, वो श्रद्धा की बात है कि हम अपनी श्रद्धा। तो एक्चुअली में ये दोनों इसी आंसर को दे रही हैं, बट ये फेथ के हिसाब से देती है, साइंस फैक्ट के हिसाब से दे रही है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है कि ये दोनों आपस में अपोज कर रहे हैं, या जब फैक्ट की बात करते हैं तो क्या स्पिरिचुअलिटी को मना कर देते हैं कि फेथ तो करना ही नहीं चाहिए? क्या लगता है? हाँ हाँ, फेथ का मतलब समझ रहे हैं ना, श्रद्धा, है ना। फैक्ट्स का मतलब जो फैक्ट की चीज़ें हैं, कि सूरज पूर्व से उगता है, फैक्ट है, इस पर कोई प्रूफ करने। हाँ ठीक है, फैक्ट पे विश्वास करते हैं, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि हाँ ऐसा ही होता है। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे कंक्लूजन में लोग जो हमसे बात करते हैं कि आपकी सारे आध्यात्मिकता में तो माइथोलॉजी है, ये माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल तो दिखता नहीं है, ठीक है? उनका ये कहना होता है। और बोलते हैं हमारे साइंस देखो फैक्ट के साथ बात करती है, हर चीज़ का आंसर निकालती है, एक्सपेरिमेंट करती है, हर चीज़ को इस तरीके से देखती है। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या साइंस ओनली फैक्ट पे बात करती है, क्या वो फेथ को लेके चलती ही नहीं चलती? ये क्वेश्चन पे थोड़ा विचार करना चाहिए, ठीक है। कि साइंस ओनली फैक्ट पे बात करती है, फेथ के साथ भी बात करती है, ठीक है। तो अभी वही देखने वाले हैं हम, क्या साइंस फेथ के ऊपर बात करती है नहीं करती है, ठीक है। तो ये वाला लाइट भी जला सकते हो इसको, ठीक है। पहली चीज, आप एक्सियम जानते हो क्या होता है? एक्सियम मैथ में आता था, थ्योरम। थ्योरम तो सुना होगा, थ्योरम से पहले एक्सियम आता है। आइए, किसी को आइडिया क्या है? पढ़ा है कुछ एक्सियम? कोई एक्सियम याद है? छोटे में आती थी। एक्सियम कहते हैं, क्या बोलते हैं, AXIOM ऐसी कुछ होता है।
ये देखते रहना, ये सब रिकॉर्ड है ना, क्लियर। तो एक्सियम का मतलब क्या होता है? एक्सियम होता है कि फैक्ट विच कैन नॉट बी प्रूवन, ठीक है, उसका प्रूफ नहीं दे सकते। ये क्या बात होगी, है ना। अब मैथ में, साइंस में, सबका बेसिक जो बेसिक चीजें हैं उसमें बोलते हैं कि हम एक्सियम लेके चलेंगे, है ना, वो फैक्ट है, उसको हम मान रहे हैं, लेकिन उसका प्रूफ नहीं दे सकते। और ऐसे बहुत सारे हैं। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ है, ठीक है। पहला चीज, बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे कुछ ही दे रहा हूँ, एक दो ही दे रहा हूँ। पहला चीज है, जैसे हम देखते हैं ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री आज देखते हैं पूरी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज हो रही है, कितने सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रहे हैं उसके। उसमें क्या बोलते हैं, व्हाट इज पॉइंट। जब पॉइंट की बात आती है क्या बोलते हैं कि पॉइंट के ना ही विड्थ है ना डायमेंशन है, ये हम लेके चले, एक्सियम है उसकी, ठीक है। ऐसे ही बोलते हैं कि एक एक्सियम है कि दो पॉइंटों के बीच में अगर हम एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है ना, ऐसी भी चीजें। लेकिन अभी ये वाला लेके चलना है कि पॉइंट है, क्या बोलते हैं, जो जिस पे इट हैज नो डायमेंशन, है ना विड्थ है ना हाइट है ना, ओ सॉरी, ना लेंथ है ना चौड़ाई है और ना विड्थ है। फिर बोलते हैं लाइन। लाइन क्या है, लाइन बोलते हैं कि पॉइंट्स के ही सेट, मान लो पॉइंट्स का ही इकट्ठा करे है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें लेंथ है लेकिन विड्थ नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ऐसी चीज थी जिसमें ये दोनों नहीं थे, उसको आपने प्लस करते गए करते करते गए तो उसमें लेंथ आ गई लेकिन विड्थ नहीं है आज। मतलब उस लॉजिकल वे से अगर सही हो कि एक चीज थी जिसमें ना लेंथ है ना विड्थ है, अब उसको ऐड कर रहे हो, कर रहे हो तो एक में लेंथ आ गई, तो जो रिजल्ट मिलेगा उसमें लेंथ होगी लेकिन विड्थ नहीं होगा। ऐसे फिर जब प्लेन की बात करते हैं तो फिर क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लाइंस हैं, सेट ऑफ लाइन, उसमें लेंथ भी होती है विड्थ भी होती है लेकिन हाइट नहीं होती। तो एक एक्चुअली में जो प्लेन है वो लाइन से बना हुआ है। लाइन किससे बनी हुई है, पॉइंट से बना हुआ है। अब बोल रहे हैं पॉइंट एक ऐसी चीज है जिसमें लेंथ और विड्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमको ऐसी चीज मिली है जिसमें लेंथ और विड्थ दोनों आ गए, ठीक है। तो ये सब एक्सियम है कि हम इस पर प्रूव, ये फेथ करके चलना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक ज्योमेट्री के ये छोटे से पॉइंट्स जो है उसी में हमको एक्सियम की बात हो रही है कि आप ऐसी चीजें जो कि फेथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ये इसको क्या बोलते हैं, रूट ऑफ -1, किसी को पता है? हाँ, आयोटा, आयोटा कहते हैं ना, आई आई से डिनोट करते हैं, आयोटा ही ऐसे लिखते हैं ना, जो भी है आयोटा, आयोटा बोलते हैं। अब ये है क्या चीज, बोलते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी है, मतलब ये हकीकत में है नहीं, इमेजिनरी नंबर है। और इसको नंबर लाइन पे नहीं कर सकते रिप्रेजेंट, जो हम नंबर लाइन बनाते हैं उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। इमेजिनरी नंबर है, कांट डिनोट ऑन नंबर लाइन, ठीक है, डिनोट नहीं कर सकते। और इस पे देखोगे आयोटा की मदद से कई सारी ज्योमेट्री के जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो सब बनते हैं, उसमें मतलब आराम से हो जाता है कि कितना उसमें वजन रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना। तो प्रैक्टिकल में क्या देखते हैं हम कि ब्रिजेस हो गए, ये सब हो गए, इन सब में बड़ा प्रैक्टिकल है ज्योमेट्री, ठीक है। तीसरी चीज़, अब ये आप में से कम लोगों को पता हो, अभी तक तो 10 तक थे आप, सबको बता दें। तीसरी चीज़ कि थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ, कुछ याद है किसी को? पता है, ज़्यादा डेप्थ में चले गए, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स यूज होती है ना, बड़ा थर्ड लॉ, नेट पे चेक कर लो। उसमें ये कहते हैं परफेक्ट क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टल है, पहली चीज है एक परफेक्ट क्रिस्टल है जीरो एंट्रोपी। एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या होता है ऐसा, एंट्रोपी की डेफिनेशन क्या है, किसी कुछ है जीरो एंट्रोपी एट परफेक्ट जीरो टेम्परेचर, है ना। ये इन्होंने एक लाइन बता दी और लॉ बना दिया इसको कि ये है, ठीक है। वो मत देखो, बस ये समझो कि एक लॉ बना दिया। अब इस लॉ में फिर बोलते हैं
लेकिन इस लॉ में क्या कमी है कि आपको कभी परफेक्ट क्रिस्टल मिल नहीं सकता, है ना। परफेक्ट क्रिस्टल कभी नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करता। कभी एंट्रोपी को आप नाप नहीं सकते। एंट्रोपी रेट, मतलब एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है उसको नाप सकते हो, एंट्रोपी क्या है वो नहीं नाप सकते। मतलब आपका वजन कितना है वो नहीं नाप सकते, बट वजन में कितना चेंज हो रहा है वो नाप सकते हो, है ना। वो कितना चेंज हो रहा है ना, ऐसे ये कहने का मतलब है। और जीरो टेम्परेचर कभी होता नहीं है, ऐसा बोलना है इनका। ये तीनों ये क्या लेके चलना है कि ये हम फेथ करके चल रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा होगा कभी, ठीक है, कि जीरो टेम्परेचर होगा, जीरो एंट्रोपी होगी, और वो उस वक्त परफेक्ट क्रिस्टल होगा। और ये तीनों ही नहीं होते। और इसकी मदद से वो आज इतनी सारी चीज़ें जो हमारे रेफ्रिजरेटर, एसी, मतलब और भी चीज़ें हैं कि कितना टन का एसी चाहिए, सब ना एप्लीकेबल, वहाँ सारी जगह एप्लीकेबल है प्रैक्टिकल चीज़। तो साइंस ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकल करा रही है, लेकिन किस बेसिस पे करा रही है ना। श्रद्धा है ना सुमित, वो श्रद्धा के बेसिस पे करा रही है कि श्रद्धा रखो, कि आप फैक्ट पे श्रद्धा रखो, ठीक है। तो ये चीज़ें साइंस हमको बताती है। ठीक। अब थोड़ा हम देखते हैं कि अब थोड़ा लाइट बंद कर दीजिए, नहीं नोट कर लिया था तो मैं रब करने के लिए वो निकाल लूँ। ऐसी थोड़ा डायलॉग है, फराडे ने 19 सेंचुरी में इलेक्ट्रिसिटी ढूंढी, आइंस्टाइन ने 20 सेंचुरी में क्या ढूंढा, रिलेटिविटी। 21 सेंचुरी में आ गए हम, अब आप क्या ढूंढना चाहते हो, तो डिस्कवर योर सेल्फ। तो उसी के लिए कोर्स बनाया कि अपने आप को खोजिए, ठीक है। तो ये दो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं हमारे, जो कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों खोजने का प्रयास कर रही है कि क्रिएशन कैसे हुई और उसके अंदर लाइफ कैसे आई, ठीक है। ये रिवाइज हो रहा है, वही रिवाइज हो रहा है। फंडामेंटल क्यों चाहिए हमको, क्योंकि जिस तरीके से इम्प्योर ब्लड की वजह से कई सारे रोग होते हैं, उसकी जड़ है इम्प्योर ब्लड। अगर वो हमने सही कर लिया तो हम अच्छे से रह सकते हैं ना। तो यही है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, साइंस होता है, स्पिरिचुअलिटी है। साइंस फैक्ट के साथ डील करती है, फेथ के साथ डील करती है, लेकिन दोनों एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मतलब ढूंढना क्या चाहते हैं कि हर कारण के पीछे कारण क्या, सृष्टि किस तरह की, उसमें सबसे लास्ट में क्या रीज़न है वो हमको चाहिए। तो ये भी बताता है, ये भी बताता है, लेकिन दोनों का अलग अलग चीज़ें, फेथ और फैक्ट, जो कि हम लोग के सोचते हैं। और हमको कभी कभी लगता है दुनिया वालों को कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी में लड़ाई चलती है, कि अगर हम साइंस की बात करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को नकारता है। वो देखेंगे किस तरीके से ये साइंस का प्रोसेस होता है। कुछ आंखों कानों ये रिसर्च करेंगे, हम रिसीव करेंगे, डेटा गैदर करेंगे, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, फिर उसका प्रोसेस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, कंक्लूजन में आएंगे। लेकिन ये इसमें भी होता है, हम कुछ चीज़ें सुनते हैं फेथ के साथ, है ना, डिवाइन नॉलेज, गीता वीता पढ़ते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, अच्छा मेरे हिसाब से इस तरीके से अप्लीकेबल होगा, फिर हम उसको इंटरप्रेट, मतलब वही अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, और फिर कंक्लूजन में आएंगे कि हाँ ये तो प्रैक्टिकल है। वो भी देखेंगे। हमने ये देखा, तीनों चीज़ें देखी ना ज्योमेट्री में, पॉइंट वाला एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा में आयोटा, और ये थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो कंक्लूजन में यही है कि साइंस क्या है, हाइपोथेसिस लेती है, एक्सपेरिमेंट करेगी, हाइपोथेसिस लेगी कि ये ऐसा ही होता है, उसके बेसिस में एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब थ्योरम देते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कंक्लूजन में आते हैं ये थ्योरम सही है नहीं है। यहाँ क्या है, हमको थ्योरम पहले से ही पता है कि ये चीज़ें होती हैं, आप सो लो, आत्मा हो। तो ये चीज़ें हमको बताई जाती है, हम उसको प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट खुद पे करते हैं, अनुभव करते हैं, और फिर हमको क्या आता है, रियलाइजेशन आती है, ठीक है, अनुभव आते हैं, साक्षात्कार कहते हैं जिसको। इसमें खुद के साथ करना होता है, ऐसा नहीं कि दूसरों के साथ करना है, खुद के साथ करना होता है तो अनुभव आता है। और यहाँ पे एक चीज़ है पता है कि ये जो रियलाइजेशन कहते हैं ना वर्ड, ये नॉलेज और रियलाइजेशन अलग है। नॉलेज तो ये मिल गया आपको कि यू आर सोल, आप ऐसे हो, ये यहाँ पे ऐसा होता है, तमोगुण है, रजोगुण है, सतोगुण है। रियलाइजेशन अलग चीज़ है। तो एक जो साधु है उसके वेल्थ क्या होती है, ज्ञान। क्या लगता है, एक साधु योगी कोई है तो उसका क्या वेल्थ होनी चाहिए, रियलाइजेशन होती है। जिसके अंदर जितनी ज़्यादा रियलाइजेशन है वो उतना भगवान पे डिपेंड हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोग यहाँ आ रहे हो, चीज़ें सीख रहे हो, तो इसके पीछे मत भागना। इसके पीछे उतना ही भागना कि हाँ मैं ले रहा हूँ, मेरे को अप्लाई कितना कर पा रहा हूँ अपने जीवन में। क्योंकि आप अप्लाई करोगे, साक्षात्कार मिलेंगे, वही आपके क्या रहेंगे, वेल्थ रहेगी एक तरीके से। तो दुनिया में नहीं पता, क्योंकि कैसे वेल्थ रहेगी, गीता में भगवान ये कहते हैं कि मैं अलग से बता रहा हूँ, गीता में भगवान ये कहते हैं कि
इस पथ पे चलने वाले का ध्येय एक ही होता है, और ऐसा भी है कि जो इस पथ पे चलता है उसका कभी विनाश नहीं होता, अगर मतलब वो जहाँ पे भी रहेगा उससे आगे कंटिन्यू करेगा। तो आप अभी जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, जो भी है, जितना भी धन कमा रहे हो, है ना, आपने मेहनत करी, मान लो छोटे से गरीब फैमिली से आए, जो भी है, आज आपने अच्छा कर लिया, लेकिन कुछ सालों बाद आपको सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। फिर जब नया जीवन मिलेगा, अगर जीवन में मानते हो आप, तो नया जीवन मिलेगा, फिर से आपको छोटे से ABCD सीखना है, फिर वो प्रयास करना है। लेकिन ये वाली रियलाइजेशन वाली चीज़ें क्या होती है, एक छोटा बच्चे को भी छोटे से रियलाइज होता है कि मेरे को यह सही पथ है, गलत है, ये गीता में प्रूफ है। और इसलिए आप देखोगे कई सारे छोटे बच्चे हैं जो अच्छे तरफ जाते हैं, कुछ गलत तरफ जाते हैं, तो वो रियलाइजेशन की बात है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ना थोड़ा मेरा ठीक है, आप क्या करेंगे, हम कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हैं, 15 3 3 के ग्रुप बना लो। ठीक है, चेयर आराम से उठा के आराम से 3 3 एक साथ आ जाओ, है ना, कि ऐसे बैठ जाओ, एक बीच में, दो इस साइड, देख लो जैसा भी सही लग रहा है, विदाउट लाइट सही दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम साइंस के पीछे देखने वाले हैं कि साइंस किस तरीके से लॉजिक दे रही है ना, और उसमें गलतियां क्या क्या है ना। तो 3 हम थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे, इधर ही देख करते हैं, 3 थ्योरम्स। थ्योरी थ्योरी कहते हैं ना उसको। पहला है, एक होता है चांस थ्योरी, सुना किसी ने कभी? ये तीनों थ्योरी यूनिवर्स कैसे आया, ओरिजिन कैसे हुआ, जीवात्मा कैसे आई, इसी के बारे में बताती हैं। तो पहला चांस थ्योरी, दूसरा बिग बैंग, है ना, मैं लिख नहीं रहा थ्योरी इसके आगे, तीसरा हाँ इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन कि हम बंदरों से आए इंसान। ठीक, इन तीनों के बारे में देखने वाले हैं। चांस थ्योरी क्या कहती है, चांस थ्योरी ये बोल रही है बाई चांस नहीं, ये हो गया बस, है ना, कि अचानक से कुछ हुआ और हम सब आ गए। जैसे कि साइंस बोलती है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य से इतनी दूरी पे है कि अगर थोड़ा सा भी पास रहेगी जल जाएगी, थोड़े से भी दूर रहेंगे बर्फ बन जाएंगे, कितना परफेक्ट है ना। लेकिन ये हुआ कैसे, कोई इसको मतलब बैठाने वाला नहीं है, ये अपने आप हो गया, चांस है, बाई चांस हो गया, बाई चांस इतने सारी जीवन आत्माएं आ रही हैं, है ना, ये सब चीज़ें बाई चांस हो रहा है, बाई चांस। ठीक है, अब लेकिन इसमें गलतियाँ क्या है, चांस जो वर्ड है ना वो हम कहाँ पढ़ते हैं, हम मैथ में पढ़ा होगा हमने, चांस, व्हाट इज द चांस ऑफ, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितना है ना, वहाँ पे बोलते हैं इसका कितना % चांस है आने का। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, चांस के अंदर क्या होती हैं, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि चांस उस चीज़ के लिए यूज होता है जो कि चीज़ रिपीटेबल हो, मतलब बार बार हो, दोहराई, मतलब दोहरा रहे हैं उस चीज़ों को। दुर्गेश को सुन रहे हैं ना, चांस तब हम नापते हैं या तब हम समझ सकते हैं कि जब जो चीज़ रिपीटेबल हो, कि बार बार रिपीट हो रही है। हम हेड टॉस करते हैं कि हेड कितनी बार आ रहा है, टॉस कितनी बार आ रहा है, तो बार बार हो रहा है। दूसरी चीज़ उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब उसको नोट कर रहे हैं, हाँ पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, हेड आया टेल आया, ऐसे करके ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। तब हम वहाँ से चांस निकालते हैं कि हाँ अब इसका हेड आने का चांस कितना है, टेल आने का चांस कितना है। लेकिन यही चीज़ें इस थ्योरी में अप्लाई नहीं होती, मतलब जिस जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं उसके लिए अप्लाई नहीं होती, कि ऑरिजिन कैसे हुआ, सृष्टि कैसे हुई, तो क्या आप रिपीट हो रही हो, क्या आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, नहीं, है ना। तो कपड़ा कहाँ है, नहीं, इधर, इधर तो दिख नहीं रहा, कहाँ डाल दो, अच्छा ठीक है। तो एक तो चीज़ ये थी, ठीक, दूसरी चीज़, पहला पॉइंट ये है कि इसमें ये इशू है। दूसरा, शीला प्रभुपाद जानते हैं, शीला प्रभुपाद को जानते होंगे ना, नीचे प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, तो उन्होंने के पास आए थे जब इस चांस थ्योरी के बारे में, उनके एक शिष्य बताए उनको कि जो चांस थ्योरी में है ना, चांस थ्योरी के बेसिस में एक को, चांस थ्योरी का ओरिजिन वाला नहीं, चांस थ्योरी के बेसिस में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला, तो बताना है कि प्रभुपाद जी
एक चांस थ्योरी वाला एक साइंटिस्ट है, उसके बेसिस में उसको नोबेल प्राइज मिला। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कैसी थ्योरी, मतलब नोबेल प्राइज। प्रभुपाद ने क्या बोला, देखो क्या बोला। चांस थ्योरी क्या बोलती है कि सब चीज, ये सारी चीजें हैं, ये एवरीथिंग है, ये सारी चीजें किससे आई हैं, चांस से। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है या तो ये एवरीथिंग के अंदर है या बाहर है, मान लो। ठीक है, तो अगर ये एवरीथिंग के अंदर है, ये सारी चीजें चांस के वजह से आई है, तो ये भी चांस की वजह से आना चाहिए। तो इसमें नोबेल प्राइज देना क्यों है, तो ये भी बाई चांस आई गई थ्योरी भी, नोबेल प्राइज क्यों देना। दूसरा, अगर ये क्या कहते हैं सब चांस से है और क्या नाम है ये ढूंढ के निकाला गया है थ्योरी, तो उसमें भी नोबेल प्राइज क्यों देना जब बाई चांस हर चीज हो ही रही है। कि हर चीज अगर बाई चांस हो ही रही है तो क्यों इतना आप रिसर्च कर रहे हो, फिर उसमें इतना बुद्धि लगा रहे हो, फिर बोलते हो कि हमने ये करा वो करा, तो उसमें भी नोबेल प्राइज क्यों देना। तो वही बोल रहे थे कि ये सेल्फ डिफीटिंग थ्योरी है, इसको वर्ड होता है सेल्फ डिफीटिंग, है ना, कि खुद को जो चीजें इसने बताया वो खुद को ही हरा रहा है, कि यही अपने में खुद ही कमी निकाल रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। तीसरी चीज, मान लो हो गया ये ऐसा यूनिवर्स बन गया, पूरा ब्रह्मांड हो गया, सृष्टि आ गई, बाई चांस हो गया ना। अब एक सिंपल लॉजिक है, जब आप अपने घर में जाते हो, मान लो आज किसी का बर्थडे है, घर पे पहुंचा, आज क्लास लेने के बाद भगवान के अच्छे से दर्शन किए, भगवान घर पहुंचे, वहाँ जाके देखा कि आपकी डेस्क जो भी है वहाँ पे अच्छा सा गुलदस्ता है, केक रखा हुआ है ना, आपकी पसंदीदा कुछ चीज़ें हैं गिफ्ट्स में रैप करके, तो आपके माइंड में क्या आएगा, आपको कोई रिसर्च नहीं करनी कि ये आपके प्रिय घर वालों ने या किसी मम्मी ने, दोस्त ने, भाई ने रखा होगा, ये आपके माइंड में जरूर आएगा कि हाँ इसने रखा होगा। आप ये नहीं कह सकते बाई चांस आ गया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि बाई चांस कभी भी कुछ चीज़ होती है, हम ऐसा नहीं बोलते कि बाई चांस हो गया सब चीज़, कुछ सिनेरियो वैसा होता है, लेकिन मतलब बाई चांस कुछ अचानक से उत्पन्न नहीं हो गया कि ये पौधा कहाँ से आया, बाई चांस हो गया, ऐसा नहीं। सबका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, प्रकृति में वो चीज़ें आ रही हैं, लेकिन उसका कुछ सिस्टम है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो ये एक चीज़ है जो हम अपने जीवन में देखते हैं कि पूरा अगर ऐसी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं होता कभी ये पेन अपने आप आ जाए, भाई बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसको बनाना पड़ता है, रॉ मटेरियल से हर चीज़ करना होता है। तो हर कोई भी उत्पत्ति, यहाँ उत्पत्ति की बात हो रही है यूनिवर्स की और उसकी क्या नाम है जीवात्माओं की, तो कोई भी चीज़ अपने आप उत्पन्न नहीं हो रही, बाई चांस नहीं हो रही। ठीक है, तो एक तो ये थी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आते हैं। बिग बैंग थ्योरी का क्या क्या कहना है, किसी को पता है? हाँ, उसको कहते हैं सिंगुलैरिटी। हाँ, सिंगुलैरिटी, उसको अलग से नाम देते हैं, फैंसी फैंसी नाम देते हैं अलग अलग नाम। साइंटिस्ट देखना नए नए नाम निकालेंगे और उससे बोलेंगे देखो ये नाम कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे से। तो सिंगुलैरिटी, सिंगुलैरिटी में क्या बोलते हैं, ये इसके अंदर ये है क्या सिंगुलैरिटी, घनत्व तो जानते हो, डेंसिटी, इन्फानाइट डेंसिटी है, इन्फानाइट प्रेशर है और इन्फानाइट टेम्परेचर है। अगेन ये चीज़ें क्या है, फेथ है, यहाँ पे भी फेथ थी कि ऐसा हुआ होगा, उसके ऊपर बेसिस में थे। तो ये सब इसने बोला सिंगुलैरिटी है। और सिंगुलैरिटी क्या आती है, इसको बोलते हैं मैथमेटिकली और फिजिकली। फिजिकली मतलब वहां जाके आंखों से देख नहीं पाओगे, है ना, अनवेरीफाइबल। ठीक है, और मैथमेटिकली इनडिस्क्राइबल, है ना, आप उसको मैथमेटिकली इक्वेशन के द्वारा या ऐसे कुछ बता भी नहीं सकते, जैसे मैथ में और चीज़ें बताते हैं ना, तो अनवेरीफाइबल, अनडिस्क्राइबल, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते और फिजिकली जाके वहाँ देख नहीं सकते, क्योंकि ऐसी चीज़ें, ये इनका मानना है कि इन्फिनिट डेंसिटी है, इन्फिनिट। और एक पॉइंट था जहाँ पे इतना ज़्यादा घनत्व था कि क्या बोलें कि इन्फिनिट, अनंत, इतना प्रेशर था, इतना टेम्परेचर था, है ना, इन्फिनिट। अचानक क्या वहाँ बम फटा, है ना, ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट के बाद ही पूरा सृष्टि हो गई, फिर वो तब से फैल रहा है, यूनिवर्स हमारा बड़ा होता जा रहा है। और इतना बढ़िया से ब्लास्ट के बाद, कभी ब्लास्ट होता है ना, या बॉम्ब होता है, तो उससे हमेशा केओस मचता है, केओस समझते हो,
chaos, हफड़ा थफड़ी ये सब होता है। कभी ब्लास्ट से ये नहीं होता कि कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। अगर कंस्ट्रक्शन होती तो बिल्डर्स हमारे पास आते कि आज पैसा दो, कल आपका घर मिल जाएगा, फ्लैट मिल जाएगा। हम क्या करेंगे? ब्लास्ट करेंगे। सीमेंट, सरिया, ईंट और क्या ज़रूरत होती है, दरवाजे, लकड़ी, पंखे वंखे सब ला के रखेंगे एक जगह, लगाएंगे डायनामाइट और ब्लास्ट करेंगे, और उसके बाद होगा पूरा बिल्डिंग आपको कल सुबह तैयार मिलेगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ब्लास्ट से हमेशा केओस होता है, ये चीज़ नहीं आती। तो अगेन जो ये चीज़ें बोलने की सिंगुलरिटी, इसमें बढ़िया चीज़ें हो रही है, सारा मौसम अपने आप अच्छे से सब चीज़ आ रही है, तो ये नहीं होती। और ये जो ये वर्ड बोला ना, फिजिकली अनवेरीफाइबल, मैथमेटिकल अनडिस्क्राइबल, ये भगवान के लिए भी यूज़ होता है। गॉड इज ऑल्सो फिजिकली, आप इन आंखों से नहीं देख सकते, मैथमेटिकली आप उनको प्रूव नहीं कर सकते क्या है, किस तरीके से कार्य करते हैं, तो वही चीज़ें भगवान के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ये भी बता रहे हैं। अब आती है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में खाली इंट्रो दे रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कस अगले सेशन में करेंगे अच्छे से। इसमें भी कमियां हैं। इनका क्या बोलना है कि हम कैसे आए हैं? बंदरों से, और उससे भी पहले एक सेल था जो पानी से उत्पन्न हुआ था, फिर उससे ही इतने सारे वैरायटी के जीव जंतु आ गए, ठीक है। सिंपल ये है इनका कहना, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ, उनके प्रकृति में कुछ चेंजेस आए, ये सब हुआ, उस तरीके से आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? इसको हम दोबारा रिवाइज करेंगे पीपीटीज के साथ। नाउ अब यहाँ पे एक चीज और, ये थी एथिस्टिक थ्योरी। एथिस्टिक थ्योरी इनको इसलिए बोले जाते हैं, भले ही साइंटिस्ट जो भी हों, एथिस्टिक इसलिए क्योंकि ये जब आंसर देते हैं तो ये भगवान को हटा देते हैं, ये अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ये है, ये है, ये है। अभी हम वो भी आएंगे कि ऐसे साइंटिस्ट जो कि कुछ चीज़ें बताते हैं लेकिन वो भगवान को मानते हैं कि हाँ भगवान है, कोई तो है, ठीक है, ऐसे हैं, और बड़े बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं। जो भी थर्ड पावर। अब क्या करना है? अब हम थोड़ा लॉजिकली, ये तो हमने साइंस की बात करी, अब स्पिरिचुअलिटी पे आते हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों पे थोड़ा नज़र घुमाएंगे और फिर देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी में जो चीज़ें बोलती है कि इसके पीछे भगवान होना चाहिए, इसके पीछे कोई होना चाहिए, क्या वो सच में है कि नहीं, ठीक है। तो आपके पास कोई गुलाब का फूल लेके आया आर्टिफिशियली, मान लो बगैर बच्चा लेके आया, वो आपको बताता है भैया जो भी है फैमिली में आपको कि देखो मैंने बनाया, या आप कभी वहाँ देखते हो, आप बोलो कितना बढ़िया बनाया, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, बिल्कुल उसके तरह ही बनाया, बिल्कुल डिज़ाइन वैसा ही है, ठीक है। तो आपके माइंड में ये आता है कि इसको बनाया गया, लेकिन हकीकत का जो फूल है रोज़ का, मान लो गुलाब का, अब वो उसमें उन दोनों में कंपैरिजन करो, वो कितना बढ़िया है, वो सुबह खिलता भी है, बंद भी होता है, उसके अंदर खुशबू भी आती है, अच्छी से खुशबू भी देगा, और उसके अंदर पॉलन ग्रेन भी हैं जो आगे चल के रिप्रोड्यूस भी करते हैं, आगे चल के और भी ज़्यादा मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, कई सारे फ्लावर्स निकलेंगे उससे। लेकिन ये जो एक सिंपल फ्लावर है उसमें हम देखते हैं कि वो बस बना हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मतलब कई सारी चीज़ें जहाँ पे आप देखते हो कि कोई घड़ी बना रखा है, तो कोई ना कोई बनाने वाला है, इतनी महंगी घड़ी, इतनी बड़ी आकार, ये सबके पीछे कोई ना कोई है। तो एक सिंपल सा आएगा, कभी डिज़ाइन आप देखते हो कोई, ये साइन पता है किसका होता है? इम्प्लाइज का होता है ना मैथ में, कि डिज़ाइन इम्प्लाइज डिज़ाइनर। कि कहीं भी आपने डिज़ाइन देखा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पीछे कोई ना कोई डिज़ाइनर है। आप इस सृष्टि अंदर देखो, मतलब आप अपने आसपास देखो, समाज में देखो, कहीं पर भी देखो, आप कहीं पर भी गली में जाते हो, वहाँ को अच्छी से पेंटिंग है, आप ये नहीं बोलते अपने आप ही आ गए, कोई बना के गया उसको। तो डिज़ाइन इम्प्लाई डिज़ाइनर, सिंपल है। तो इतनी बड़ी जो हमारी सृष्टि है, जो उसमें इतने सारे खूबसूरत फूल हैं, सिर्फ एक टाइप का फूल नहीं है, करोड़ों टाइप के फूल्स हैं, अलग अलग टाइप की खुशबू आती है ना, वो भी रिप्रोड्यूस भी करते हैं आगे चल के जिनसे। तो वो उसके पीछे भी तो कोई डिज़ाइनर होना चाहिए। क्वेश्चन ये क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, ये लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। लोग बोलते हैं प्रकृति है, उस पर भी आएंगे। दूसरा, तो प्रकृति किसकी है वो भी समझना, ठीक है, वो बाद में आएंगे। डिज़ाइन एम्प्लॉय डिज़ाइनर। फिर दूसरा, आप रेड लाइट पे जाते हो, आप ब्रेक कर लो, रेड लाइट करते हो बारी बारी, रेड लाइट ब्रेक, जंप करना,
तो आप गए, आपको चलाना है, आया, कितने का आता है बाइक वाइक का? 2000 का, जंप करने पे 2000 का आ जाता है। आपके तो पेंडिंग है। तो ये सब लॉ कौन बनाता है ना? कि गवर्नमेंट बनाती है कि बाइक पे इतने का लगेगा, ट्रक गाड़ी पे इतने लगेगा, ड्रिंक एंड ड्राइव करोगे तो इतना लगेगा, है ना? या ये तो खाली ट्रैफिक के मैं रूल बता रहा हूँ, समाज में रहने के भी रूल हैं कि किस तरीके से चोरी करोगे, मर्डर करोगे, ये करोगे, वो करोगे, डिवोर्स विवोर्स जो भी है, मेरे को नहीं, इतने सारे लॉज हैं। तो ये सब अपने आप नहीं आए, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके अंदर लॉज बने हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉ के पीछे लॉ मेकर होता है कि अगर कोई लॉ है तो उसके पीछे लॉ मेकर है, उसके पीछे पूरी एक जना होगा, कोई बुद्धि लगाने वाला होगा, पूरी कमेटी है, ठीक है। इसी प्रकार हमारी सृष्टि के अंदर भी लॉज हैं कि ये सीजन्स आते हैं, 365 दिन होता है, उसके अंदर 6 ऋतुएं भारत में होती हैं, उसके अलावा विदेशों में तो 4 ही होती हैं, वो 4 ही ऋतु गिनते हैं सीजन्स, है ना? सर्दियों में ही कुछ हो गया, जैसे गर्मियों में ही आम मिलेगा आपको, आजकल तो आर्टिफिशियली वो कर रहे हैं फ्रिज में रख के, बट जो नेचुरल है वो गर्मियों में ही मिलेगा। तो ये सब लॉ कौन डिफाइन करता है? और मतलब नेचुरल तरीके से कि सीजन की बातें हो गई, बादल, मानसून, है ना, कि मानसून आएगा, पानी वर्षा पूरा भारत में करके चला जाता है, ये सब लॉ कौन बनाता है? तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए, हमको बस मिल रहा है, हम कर रहे हैं उसको फॉलो। तो ये चीज़ है, ठीक है। तीसरा है कि डिज़ाइन, डिज़ाइन हो गया ना, ऑर्गेनाइजेशन। आप देखते हो हमारा इस्कॉन है ना, बड़ी बड़ी कुछ संस्थाएं होती हैं, तो कितना बढ़िया तरीके से, जैसे तिरुपति में हम जाते थे, गए थे, तो वहाँ पूरे दिन भर में पता नहीं कितने लाखों लोगों को प्रसाद खिलाते हो, है ना? उनके पूरा एक एरिया ही अलग है कि वो अन्न क्षेत्र बोलते हैं, वहाँ कई सारे मंदिर हैं वहाँ भगवान के, तो वहाँ सब अन्न क्षेत्र के हिसाब से है, जाना जाता है। तो वहाँ लोग जाते हैं, सबको बैठाते हैं, जल्दी जल्दी सर्व करते हैं, तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन उसके पीछे बुद्धि लगा रखी है, कई सारे लोग हैं जो चला रहे हैं उसको, है ना? मीटिंग होती होगी, उसमें इंप्रूवमेंट होती होगी, वो सारी चीज़ें। तो ये कि सिर्फ यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऑर्गेनाइजेशन आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक देखो, छोटे में देखो कि एक स्पाइडर है, या स्पाइडर का तो छोड़ो, बी हाइव्स है, बी हाइव्स होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा, बीस, मधुमक्खियाँ पूरा छत्ता में किस तरीके से कार्य करती हैं, एक रानी मधुमक्खी होती है, बाकी सब ड्रोन होते हैं, कुछ पोलन ग्रेन्स लाना होता है, उनको कौन बता रहा है कि आपका यही रोल है? वो करते हैं अपने से, वो ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया से कर रही है। और ये तो एक एग्जांपल, ऐसे कई सारे। आप एक चीज़ और है इसमें कि आप एनिमल्स को देखोगे, जानवरों को, कई प्रकार के, वो सब अपना रूल फॉलो करते हैं, सुबह टाइम से उठ जाएंगे, रात को टाइम से सो जाएंगे, उतना ही खाएंगे जितना खाना है, बाकी छोड़ देते हैं, कुछ कुछ जमा करते हैं आगे के लिए, भविष्य के लिए। लेकिन हम लोग, इंसान अलग ही है, वो सारे कानून तोड़ते हैं। तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन सारा फिट होके आ रखा है, लेकिन हम लोग, तो ये मतलब ये समझना चाहिए कि इस तरीके से समाज में, पूरे दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर होगा, ठीक है, जो उसको सारी चीज़ें करके रखा है। ये तो मैं छोटे लेवल पे बता रहा हूँ आपको। मैक्रो लेवल पे, मतलब बाहर के लेवल पे चले, पूरा सोलर सिस्टम है आपका, है ना? सोलर सिस्टम में किस तरीके से रिवॉल्वमेंट होती है, अभी फिर पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर किस तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स, ट्री सिस्टम है, वो सब है, वो सब का ऑर्गेनाइज कौन करता है, ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, इसके पीछे क्वेश्चन आना चाहिए कौन कर रहा है। चौथा, एक और है, पांचवा, चलो चौथा, एनर्जी। एनर्जी आती है, बच्चे बच्चे से पूछोगे कहाँ से आती है, बोलता है पता नहीं, बटन दबाते हैं वहाँ से आती है, उसको बस यही पता होगा। लेकिन उसको फिर बताते हैं, जब पढ़ता होगा कि हाँ कोल, इलेक्ट्रो, ये जो डैम वैम से जनरेट करते हैं वहाँ से आती है, तो वहाँ से भी वो स्विच, वहाँ कोई ऑपरेटर बैठा रहता है जो कि ऑन करता है, ऑफ करता है ना, वहाँ से आती है। तो एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही हो पता है। तो मतलब कहीं पर भी एनर्जी हो, जैसे आप देखते हो एक छोटा सा बच्चा, या हाँ आजकल तो हम बहुत जगह देखते हैं, लेकिन पहले के टाइम में अचानक से हुआ था। महाराज बता रहे थे, लोकनाथ स्वामी महाराज, कि जब मैं विदेश गया, लैंडिंग करी एयरपोर्ट में, जैसे एग्जिट करने गया, दरवाज़ा था शीशे वाला, अचानक खुल गया। तो बोला पहली बार था वो उस टाइम में, है ना, पता नहीं यहाँ से 20-30 साल पहले। तो जब खुला तो वो थोड़ा चकित रहे,
लेकिन क्या सोचे, वो ये सोचे कि देखो अभी के टाइम में ऐसा हो सकता है, हमको हमको अचंबा नहीं होता आज के टाइम में। वो उस वक्त तो सोचे कि अभी के टाइम में हम लोग ऐसा देख पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं। तो भगवान जब कृष्ण पैदा हुए थे और जब वो उनको लेके जा रहे थे, कौन, वसुदेव, मथुरा की तरफ, तब भी दरवाजे, बेड़ियां अपने आप खुली। तो कोई ना पीछे बटन दबाने वाला था ना। जैसे यहाँ पे एक बच्चा देखेगा तो वो बोलेगा कि पता नहीं कैसे खुलियां, मेरे को नहीं पता। उसको क्या पता कि हाँ कोई बटन दबा रहा है या कोई सेंसर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक चीजें लगी हुई है ना। कोई व्यक्ति भी नहीं बैठा, ऑटोमेटिक है, तो सेंसर कैच कर रहा है, कोई आ रहा है तो खोल दो। तो भगवान के भी बड़े सिस्टम है ऐसे। देवता लोग हैं, वो अपने आप खोल देंगे, दरवाजा भी खुल जाएगा, बारिश भी हो जाएगी, सब चीज़ होएगा, नदी रास्ता भी दे देगी, वो सब हो जाएगा। तो उनके भी पूरे ऑटोमेटिक वैसे लोग बैठे हुए हैं। तो वो उनके माइंड में वही आया था कि भगवान के टाइम में ऑटोमेटिक ऐसे भी खुल रहा था, तो यार इतना अचंभित होने की बात नहीं है। ठीक है, तो वही है कि कोई एनर्जी है इस तरीके से है, तो उसके पीछे एनर्जेटिक होता है। आपको ये पता है जो सन है वो 1 सेकंड में जितनी एनर्जी देता है ना, उतना आज तक हमारे ह्यूमन बीइंग ने यूज नहीं करा। वही हम कितना कैप्चर कर पाते हैं पता नहीं। सन चारों डायरेक्शन में देता है ना। हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन आज तक उतना यूज नहीं कर पाया। और फिर पांचवा है क्राफ्टशिप। क्राफ्टशिप मतलब किसी चीज को अच्छे से बनाना, ये सब करना है ना, क्राफ्टशिप करना, समझते हो। तो क्राफ्टशिप का मतलब क्या है कि जैसे आप देखते हो मच्छर है, एक एरोप्लेन बनाने में कितनी मेहनत लगती है। कौन ने बनाया था? दो भाइयों ने बड़ी रिसर्च करी थी ना, राइट ब्रदर्स। अच्छा, तो राइट ब्रदर्स ने ये फ्लाइट्स बनाई, राइट ब्रदर मेक फ्लाइट, है ना, फ्लाइट बनाई, एरोप्लेन बनाया। अब उस पर इतना रहता है कि हाँ पेट्रोल डालना पड़ेगा, ऊपर उड़ेगा, नीचे गिरेगा, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको, नए नए मॉडल्स लाए, उसके बाद आए। अब वहीं आप उसको कंपैरिजन करो एक मॉस्किटो से, मच्छर से या मक्खी से। मच्छर का लेते हैं, मच्छर इंस्टेंट टेक ऑफ, क्या आप उसको मारने, आपके हाथ में आता है, आप मारते हो, वो तुरंत गायब भी हो जाता है। मर जाते हैं आजकल, मर भी जाते हैं, लेकिन वो इंस्टेंट टेक ऑफ, ऐसा नहीं कि उसको रनवे पे चलना पड़ रहा है, कहीं पर भी लैंडिंग कर सकता है। और क्या कहते हैं, उसके अंदर ऐसे भी सिस्टम है कि देखो एक चीज़ और है कि पानी हमारे कहीं पे काटता है या खून लेता है, तो एंटीसेप्टिक वाला मॉडल भी उसका, कि वो ऐसा लगा देता है पहले कि, मतलब पहले महसूस नहीं होता, जब ब्लड पूरा चूस मतलब हो गया, उड़ गया, उसके बाद लगता है कि कोई तो काट के चला गया, है ना। तो ये भी मैं इंस्टेंट टेक लैंडिंग का सिस्टम है। और क्या है, और ये भी चीज़ है कि एक फ्लाइट भगवान वाली, मतलब मच्छर, दूसरा फ्लाइट, वो कई सारे फ्लाइट्स बना सकते हैं, है ना, हज़ारों फ्लाइट्स बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, वो सारे बर्बादी होते हैं, मतलब टूट जाते हैं। तो ये चीज़ें भी है कि क्राफ्टशिपमैन, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटे से मॉस्किटो की एग्जाम्पल लेके बोल रहे, लेकिन बड़े से बड़े लेवल पे भी इस तरीके से, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई बनाने वाला उसका, है ना। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कौन है इसके पीछे। साइंस क्या जवाब देती है? साइंस नहीं दे पा रही। वो बोलती है सन है, इसके अंदर इतनी एनर्जी है, पता नहीं कहाँ से आई, ये इतने टाइम तक चलेगा। बट कहाँ से आई है और कहाँ, मतलब वो अपनी वैल्यू वो लगा रहे हैं कि चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, तब तक वो व्यक्ति तो रहेगा नहीं, साइंस, हम भी नहीं रहेंगे। बड़ी गड़बड़ है साइंस में। तो अभी नेक्स्ट जो क्लास होगी ना, उसमें भी साइंस के बारे में कई सारी कमियां हमको और पता लगेगी, ठीक है। अब मेरे साथ आप एक चीज़ दोहराना। अच्छा, वो मेरे को यहाँ बोलना था, इन चीज़ों में दोबारा आते हैं, ध्यान से देखो। चांस थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, इवोल्यूशन थ्योरी, ये तीनों फेथ को लेकर चलती है। सिंगुलैरिटी बोलती है, बोलती है चांस है, फेथ करके चलो। इवोल्यूशन बोलता है कि ये भी फेथ करके चलो कि हम सबसे पहले एक सिंगल सेल से आए थे, है ना, सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म था, उससे आए थे। और दूसरा क्या है कि आप किसी के पीछे कोई भगवान नहीं है, ठीक है। भगवत गीता में श्लोक आता है, 16वें अध्याय का 8वां श्लोक, ठीक है। उसमें क्या है, भगवान 16वें अध्याय में बता रहे हैं आसुरी स्वभाव और देवी प्रकृति, देवी और आसुरी प्रकृति, कि देवता वाले गुण, असुर वाले गुण। तो ये जो 16.8 है, असुरों वाला गुण बताता है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पीछे रिपीट करना सुन के। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम किम अन्य काम हेतुकम
चार, इसमें मैंने वर्ड 4 बार ये बोला, तो मैं चारों का बताता हूँ। पहला है असत्यम अप्रतिष्ठम थे। असत्य अप्रतिष्ठम। असत्य मतलब ये जो भी है ये सत्य नहीं है, इट इज लाइक अ ड्रीम। ठीक है, बस हम आनंद, बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी करो आप ड्रीम में, जैसे कुछ भी करते हो वैसे। दूसरा अप्रतिष्ठम, ये पहली लाइन में ही आ रहा है ना। असत्यम अप्रतिष्ठम थे। अप्रतिष्ठम मतलब इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है ना, फाउंडेशन। ये हो गया बस, इसके पीछे कुछ कारण नहीं है। दूसरा असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगत आहुर अनीश्वरम। जगत, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जगत है, इसके पीछे कोई ईश्वर नहीं है, आहुर अनीश्वर, नो गॉड। फिर कौन है? फिर ये तो इसने बता दी, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीन चीजें हैं। ये ड्रीम है, ये फाउंडेशन नहीं है, इसके पीछे भगवान नहीं है। फिर कैसे हुआ ये जगत, कैसे आया? अपरस्परम संभूतम किम अन्य काम है तुका, ये सेकंड लाइन बोल रहे हैं। ये परस्परम संभूतम ये किस लिए हुआ है कि जिस प्रकार इसकी फाउंडेशन क्या है, ये सेक्स डिजायर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और यहां बस इंद्रिय तृप्ति करनी है। किम अन्य काम है तो कम, कि यहाँ सेक्स डिजायर के अलावा, इंद्र तृप्ति के अलावा कर ही क्या रहे हैं हमको यही करने के लिए हम इस पूरे जगत में आए हैं। किम अन्य काम है तुम्हें, इसके अलावा क्या करना है, ये कहना है ना। और सेंस ग्रेटिफिकेशन करनी है। सेक्स डिजायर से उत्पन्न हुआ और सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना है, चाहे उसके लिए कर्जा लो, लोन लो, बट हम तो ठाट बाट से चलेंगे, जो आज के फिलोसफी है कि आपको ठाट से चलना है, क्या हम आपको लोन देंगे, भले आप लौटाओ ना लौटाओ पता नहीं कैसे होगा, लेकिन लोन दे देंगे। तो यही है, ये वैसे फिलोसफी थी उस टाइम में। एक चारवाक मुनि की, फेमस मुनि है चारवाक, उनका ही कहना था कि अगला जीवन किसने देखा है, जब तक हो इदम जीवे सुखम जीवे, सुख से जियो, ऋणम के तत्व घी पीवे, मतलब उधार लेके घी के साथ रोटी खाओ, लेकिन घी के साथ खाना है, नमक के साथ नहीं खाना। तो वही है, तो यही ये एथिस्टिक फिलोसफी कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि एथिस्टिक लोग बोलते हैं कि ड्रीम है, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, अपना आप चीज़ें हो रही है, इसके पीछे कोई भगवान नहीं है देखने वाला। और यहाँ करना क्या है अगर भगवान ये सब नहीं है? जब आप भगवान को हटा देते हो तो वहाँ ये अराजकता जो होती है ना, सब जो बुरे काम होते हैं, चोरी डकैती रेप वेप सब चालू हो जाएगा। सेक्स डिजायर ये सब ऐसे समाज में यही होता है। ठीक, और यहाँ के लिए एक चीज़ और बताना था। भगवान गीता के 7.7 श्लोक भगवद गीता में बताते हैं, मत्ता परंतर नान्यत कश्चिन अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि ग्राह्य, कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है ना, मैं ही सबके क्या हूँ, मत्ता परंतर नान्यत, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, कश्चित अति धनंजय, है ना, कोई नहीं है, यही लाइन है पूरा। मैं ही सर्वमितम प्रोतम, मैं ही सब चीज़ों में पिरोया हूँ, जिस प्रकार मोतियों में धागे है, धागे में मोती है, उल्टा बोल कि धागा और मोती, जैसे कंठी माला है, इसमें आपको ये बस नीम की, ये नीम से बना रहता है, तो ये चीज़ें दिख रही होंगी, तुलसी से बना रहता है, ये दिख रहा होगा, है ना, नीम बोल रहा हूँ, तुलसी। और लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में क्या है, माला, ओ धागा है, वो नहीं दिख रहा हमको किसी को। तो भगवान बोल रहे मैं ऐसी प्रकार हूँ, सृष्टि में मैं हूँ, है ना, मेरी शक्तियाँ हैं, वो उससे सब चीज़ें चल रही है, लेकिन जो देखने वाला वो समझ सकता है। जैसे हमने देखा कि डिजाइनर लॉ इम्प्लाइज लॉ, ये सब चीज़ें जो देखने वाला वो देख सकता है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि मैं इसी प्रकार हूँ जिस प्रकार मोतियों में, मोतियों के पीछे धागा होता है, उसी प्रकार हूँ। क्या मोतियाँ तो दिखती हैं, धागा नहीं दिखता, लेकिन धागे नहीं सबको समेट के रखा हुआ है। आप देखो ये इतना बड़ा प्लेनेट है हमारा अर्थ, हवा में उड़ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं वो लोग, ये क्यों नहीं? अगर मान लो भगवान है, भगवान की फोर्स है, भगवान ने चिंतन, भगवान बोले मैं चिंतन करता हूँ तब तो वो सब चीज़ें सही चलती हैं। मैं खुद टाइम के अंदर उसके अंदर प्रवेश करता हूँ, परमात्मा रूप में चलता है सब सही। जैसे ही भगवान चले जाते हैं सब खत्म होता है, वो सब गीता में, वो मतलब वेदों में बता रखा है। तो यहाँ पे भी ये चीज़ें बता रही। तो इसके एक वर्ड आता है, नोट कर लेना, अनसीन। इसके लिए ये कहते हैं अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। अनसीन मतलब भगवान इज प्रूवन बाय सीन। सीन मतलब जो चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हो, इतनी बड़ी सन देख रहे हो, सोलर सिस्टम देख रहे हो, इतने प्रकार के जीव जंतु देख रहे हो, ये सारी चीज़ें देख रहे हो,
इन सब से आप समझ सकते हो कोई ना कोई है। ठीक, चलिए अब नोट कर लीजिए, तो आप इसको थोड़ा मिटा दीजिए। तो वही है, मैंने बता दिया है, थोड़ा रिवाइज कर रहा हूँ। स्टैटिस्टिक थ्योरी, ठीक है, चांस थ्योरी यही है, कुछ हो गया रैंडमली हो गया, तो वही है इसमें प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें बताई थी कि ये कोई ऑब्जर्वर होना चाहिए जो देख रहा है और वो रिपीटेबल होना चाहिए, ठीक है। ये आइंस्टाइन का बात थी, नोट कर लेना ये रास्ते से। क्या लिखा है, द बेसिस ऑफ साइंटिफिक वर्क इज is that the world is an ordered and comprehensible entity and nothing come by chance, nothing nothing of chance। मतलब क्या हुआ इसका कि द बेसिस ऑफ साइंटिफिक वर्क, कि साइंस भी जो भी रिसर्च कर रही है, जो भी चीजें करती है, उसका बेसिस क्या है कि चांस नहीं है, एक ऑर्डर्ड वाला तरीके से हर चीज हो रही है, उसके ऊपर ही फिर साइंस आगे बढ़ती है। मिस हो जाएगा वो आपका, क्या फोटो लोगे उसका है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे कहने का मतलब है कि चांस की वजह से नहीं आता, प्रॉपर एक तरीके से हमारा सिस्टमेटिक नहीं हो रहा। प्रभु ये छोड़ो, क्लाउड व्लाउड पे छोड़ते हैं सब, रिकॉर्ड कर लो फिर आप ऐसे देखो, रिकॉर्ड कर लो, ये भी कर रहे हो, ठीक है ठीक है। अब ये बिग बैंग थ्योरी कि हमने बम फोड़ा और बिल्डिंग आ गई, ऐसा नहीं, लेकिन इनका बोलना है कि ऐसा ये हुआ था सिंगुलैरिटी से इतना बड़ा पूरा यूनिवर्स आ गया। ये एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन के बारे में हम अगले सेशन में अच्छे से डिस्कस है इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हमने ज़्यादा रिसर्च वो नहीं करा, ये दोनों के चांस थ्योरी बिग बैंग थ्योरी पे डिफाइन करा। और यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी में एक ये वर्ड आया था, है ना, फिजिकली अनवेरीफाइबल और मैथमेटिकली अनडिस्क्राइबल, कि उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते मैथ के साथ और फिजिकली देख नहीं सकते, ये सारी चीज़ें। और ये तीनों में हमने देखा कि साइंस बोलती तो है कि मैं फैक्ट के साथ डील कर रहा हूँ, लेकिन कहीं यहाँ पे फेथ लेके चलना पड़ रहा हूँ, और वो भी गलत चीज़ें हो रही है। अब ये हमने भगवत गीता का श्लोका पढ़ा था, उससे है कि वो क्या बोलते हैं कि ड्रीम है, इल्यूजन है, इसके पीछे कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई भगवान नहीं है, और ये क्यों हुआ था, इसका कोई पर्पस नहीं है, हम इसलिए पैदा हुए हैं कि अपनी इंद्र तृप्ति करें, खाए पिए मौज करें, मर जाए, बस ये सर है। और ये तो कंक्लूजन है ही कि साइंस में भी फेथ चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि साइंस हमेशा फैक्ट के साथ बात करती है, साइंस में भी चाहिए। अब द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट फील्ड जर्नल, यहाँ पे यही है कि हमने देखा डिज़ाइन इम्प्लाई डिज़ाइनर, अगर कोई डिज़ाइन है यहाँ पे ये आर्टिफिशियल है या रियल का फ्लावर है, तो उसमें से खुशबू आएगी, ठीक है। अब इतनी बढ़िया पीपीटी भी बनी है, कोई बनाने वाला है, लेकिन पीपीटी के पीछे बैकग्राउंड में सब, मतलब ठीक है, हम इस सब को बोलते हैं कि हमने देखो कितनी एडवांसमेंट कर ली, रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब है, प्रोजेक्टर है, वहाँ से लाइट आ रही है, बट ये लाइट का बेसिस क्या है, कैसे लाइट वही कार्य करती है ना। ये जो रूल ऑफ रिफ्लेक्शन है, लाइट का भी बोलते हैं ना, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, कैसे होता है, क्यों है, वो सब क्या है, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये भी दिखाया कि डिज़ाइन, एक ये भी डिज़ाइन है कि सीज़न चेंज होते हैं, और हमारी पृथ्वी क्यों होता है, क्योंकि उसमें वो थोड़ी टेढ़ी है, कितना टेढ़ी है यहाँ पे लिखा हुआ वो 23.5, ये उस वजह से ये सारे सीज़न भी आ रहे हैं। तो इसको डिज़ाइन किसने किया कि इतना करेंगे तो बढ़िया से ये सब चीज़ें होगी, सीधा भी तो घूम सकती थी, सीधे वो टेढ़ी घूम रही है बस, ठीक है। और फिर लॉ, लॉ में कई सारे लॉ होते हैं, ये जैसे गेट खुलने वाला था, है ना, वो ट्रिगर हुआ, ये सब पीरियोडिक लॉ था, है ना। पीरियोडिक लॉ में हम देखते हैं ना कि केमिकल किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, वो सब नेचर में अपने आप हो रहा है, हमने तो बस उसको ऑब्जर्व किया, हमने रिकॉर्ड कर लिया कि ऐसा होता है, लेकिन उसके पीछे कौन है ना। और यही है सीज़न वाली चीज़ें हैं कि फ्लावर कब खिलते हैं, फूल कब खिलते हैं, फल कब खिलते हैं, ये सारी चीज़ें। मॉस्किटो वाली की एग्जाम्पल, कितना बढ़िया मॉस्किटो है भाई, क्राफ्ट है ना, क्राफ्ट से भी मैंने,
और यहाँ पे एक पानी का भी एग्जांपल आया, मानसून ये सब का, बादलों का। देखिए बादलों क्या है कि कितना भारी भारी, मतलब कितना बहुत सारा पानी होता है जब मानसून आता है, कितना पानी लेके आता है पूरी दुनिया, मतलब हमारे भारत को पूरा अच्छे से पानी की प्यास बुझा देता है, हरा भरा करके जाता है पूरे 6 महीने के लिए। तो इतना पानी लेके आते हैं बादलों को। और बादल हैं क्या, वही है पानी के वेपर है, लेकिन उसके पार हो जाता है क्या, एरोप्लेन जब जाता है पार हो जाता है। तो ये मतलब किसने इस तरीके से स्ट्रक्चर किया कि जो ऊपर रहता है तो बाहर हो जाता है ना, लेकिन जब पानी अचानक से फिर क्या होता है कि पानी बनता है फिर गिरसता है ना। तो वही है, भगवान का ऐसा सिस्टम है। हम तो अपने छतों में पानी लाने के लिए टैंक वैंक लगा देते हैं, बड़े बड़े पंप लगा देते हैं नीचे से, लेकिन भगवान का देखो कितना ऑटोमेटिक है। टैंक अपने आप पहले फिल होता है साल भर में, फिर यहाँ आता है, पानी छोड़ता है, फिर गायब हो जाता है जो भी है। वहाँ मानसून आता भी है जाता भी है, हिमालय तक आता है, नॉर्थन रेंज तक, फिर नॉर्थ पहाड़ों से उधर क्रॉस नहीं करता, वापस जाता है। ऐसा कुछ हवा का रुख चेंज हो जाता है उतने टाइम में, तब तक हवा उस डायरेक्शन को चल रही होती है इसलिए इधर को आता है, फिर हवा का रुख चेंज होता है वापस जाता है। नोट करना कभी, है ना। तो यही है एक इंस्टेंट टेक ऑफ, और ये कई सारे अपने उत्पन्न भी कर सकते हैं, एक प्लेन से कई सारे प्लेन बना सकते हैं, ऐसा चीज़। और ये सन के बारे में एग्जांपल था कि एनर्जी तो एक इलेक्ट्रिक ग्रिड हमको यहाँ से पीछे से कहीं से मिल रही है, लेकिन सन किसकी एनर्जी है, कौन है इसके पीछे, ये सब चीज़ें समझना चाहिए। और यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं कि सन ने 1 सेकंड में इतनी एनर्जी हमको देता है जितना आज तक हमने ह्यूमन सिविलाइजेशन ने यूज़ नहीं करे, तो इतनी एनर्जी दे रहा। तो इतनी एनर्जी आई कहाँ से। और गीता के वाला श्लोका, भगवान बोल रहे हैं कि हर चीज़ के पीछे मैं हूँ, नमत्ता परंतरण्य, जिस प्रकार धागों में मोतियाँ टिकी रहती हैं उसी प्रकार मैं हर चीज़ों के पीछे हूँ। ठीक, अगेन आगे बढ़ेंगे। ये सेकंड पार्ट, अभी थर्ड पार्ट चलेगा, वो छोटा रहेगा, लेकिन अब क्विज करते हैं। सेकंड पार्ट, बैठ जाइए। अनसीन इज प्रूवन बाय सीन। ओके, नेक्स्ट। तो भगवान कार्य कैसे करते हैं ना, किस तरीके से कार्य करते हैं, तो उसके लिए एक एनालॉजी दे रखी है कि जिस प्रकार हमारे ये देश के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, मिनिस्ट्रीज होती हैं, वो कार्य करती है, उसी प्रकार भगवान के भी कई सारी मिनिस्ट्रीज हैं। जैसे होती है फाइनेंशियल, डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ, और भी बहुत सारी होती है, रोड की हैं, कई सारी मिनिस्ट्री हैं। पता नहीं अगर 75-71 मिनिस्टर बैठाएं तो इतनी मिनिस्ट्री तो होंगी, है ना। लेकिन मेजरली ये चीज़ें हम देखते हैं कि ये है। तो फाइनेंशियल में इनका क्या कि बैंक किस तरीके से चलेगा, किस तरीके से हमारे देश के जीडीपी ये सब बढ़ाना है, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो वही है कि नेचुरल में वहाँ पे भी ये चीज़ें हमको कहाँ से मिलेगी, फाइनेंशियल चीज़ें, तो ये हमको ये नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जो आजकल हम तेल वेल का यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड माइंस, है ना, यूरोप अफ्रीका में कई सारे हैं, डायमंड वायमंड्स के माइन हैं। और उसके कोई देवता होते हैं जिसके अंडर में सारी चीज़ें होती हैं, जो कि सब चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये ट्रेजरी के देवता कौन है, कुबेर, है ना, कुबेर के नाम से जानते हैं, कुबेर। तो ऐसा नहीं है कि कुआ है, देवता है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री भी रहती है, किस तरीके से संभालना है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे नेचर में क्या डिफेंस है हमारे लिए, ओजोन लेयर खासकर, जो कि यूवी रेज को आने से बचाती है, उस तरीके से डिफेंस हमारे लिए बना रखा। और भी कई सारे हैं कि हमारे बॉडी में टीकाकरण करा जाता है, इम्यूनिटी होती है ना, किसी की ज़्यादा होती है कम होती है, ये सब। फिर एजुकेशन के लिए यहाँ पे कई सारी चीज़ें हमको स्कूल कॉलेजेस ये सारे वो करते हैं, और वहाँ हमारे पास पूरे वेदों का नॉलेज होता है। पहले तक्षशिला ये सबके नाम से थे, बड़े बड़े, उसमें हर चीज़ से लेके आप जीवन में जो भी चीज़ें करोगे हर चीज़ के बारे में था। खाना किस तरीके से है, लड़ाई किस तरीके से करनी है, राज्य किस तरीके से चलाना है, कोई पति है उसको किस तरीके से रहना चाहिए, है ना, बच्चे को किस तरीके से, हर चीज़ के बारे में। हेल्थ और सैनिटरी की स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए भी है ना। तो वहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्सेज में हमको कितने सारी की जड़ी बूटियाँ, वो सब नेचुरल से ही मिल रहा है ना। मैन्युफैक्चर तो ये लोग भी नेचर से ही करते हैं लाके, है ना। तो वही है एटमॉस्फेयर प्योरिफिकेशन, मतलब साफ़ सफाई के लिए बारिश हो जाती है, पूरा शहर चमक जाते हैं, पॉल्यूशन फ्री हो जाता है एक दिन के लिए, बस एक दिन तो हमको राहत की सांस मिली। तो ये चीज़ें हो रही है नेचर में, बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें हैं, फिर चीज़ें चल रही हैं। ऐसे और भी है, जस्टिस के लिए भी है डिपार्टमेंट। हम बोलते हैं क्या है, हमारे यहाँ कोर्ट वोट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। भगवान के लिए लॉ ऑफ कर्मा होता है, वो बना रखा। एजुकेशन हमने देख लिया,
सैनिटरी देख लिया, डिफेंस देख लिया, फाइनेंस देख लिया, ठीक है, ये सब है। ऐसे और भी चीज़ें हो सकती है, अगर सोच सकते हो आप कुछ। मेडिकल के लिए धन्वंतरी कहते हैं ना, वो देखते हैं। तो हर किसी ना किसी के कोई ना कोई देवता है। अब यहाँ पे दो व्यू है। अभी हमारी डिस्कशन खाली खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आज हम कंक्लूजन पे जाएंगे। कंक्लूजन आज के सेशन से बस ये है कि हमारे जो साइंस है, अगर कोई ये कहता है कि साइंस ओनली फैक्ट के साथ बात करती है, इट इज़ रॉन्ग। वो फेथ भी लेके चलती है, और कई सारी चीज़ें साइंस में बहुत गलत है। वो अभी और डिस्कशन चलेगा सेकंड सेशन थर्ड सेशन में, और अच्छे से समझ में आएगा साइंस में कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। आज तो हमने थोड़ी थ्योरी को लेकर उनके अंदर कमियां निकाली, लेकिन साइंस के फंडामेंटल में कमियां हैं कहीं। वो जिस बेसिस पे चलती है उसी में कमी है, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि अभी तक हमने जो समझा, अभी हम ना कंक्लूजन में पहुंचे कि भगवान है, टैक्स है क्या, हम वो अभी नहीं पहुंचे। नहीं, हम साइंस को अभी नकार रहे हैं, हम दोनों को लेके चल रहे हैं, साइंस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। अब इन दोनों को लेके चलने से हमारा क्या फ़ायदा है? दो तरीके के दुनिया को नज़रिए हैं देखने के लिए। हम जितने लोग हैं, हमारे साथ भी होता है, कभी हम एक नज़रिए से देखते हैं, कभी दूसरे नज़रिए से। तो ठीक है, ये लग रहा है कहीं हॉस्पिटल से मिलता जुलता, स्कूल टाइप लग रहा है। तो एक होटल का वर्ल्ड व्यू है कि हम ऐसी जगह रह रहे हैं जैसे हम होटल में आए, है ना। हम होटल में आए हैं, हमको पता है जाना है, लेकिन पता है कि जाएंगे तो 70 साल में, ये कल जैसे होटल में जाते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, फिर आना तो है, लेकिन सोचते हैं जितने टाइम के लिए यहाँ आए हैं थोड़ा भोग अच्छे से करें, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या फैसिलिटी है। आजकल देखते हो ना, कई सारे ब्लॉग्स चलते हैं, लोग यही दिखाते हैं, इस होटल में है, यहाँ कर रहे हैं आप, स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, ये भी चीज़ है, पता नहीं क्या क्या कई सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो होटल वर्ल्ड व्यू। और आजकल जो फ्लैट्स फ्लैट्स निकलते हैं उसके अंदर भी बता दें, हमारे ये फ्लैट अपार्टमेंट्स में ये सारी फैसिलिटी मिली है, गोल्फ खिलाएंगे आपको, पता नहीं ये नहीं होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें बताते हैं, ये सारी फैसिलिटी है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं, इनका क्या होता है कि हमारे भोग करना है, जितने टाइम के लिए भोग कर ले जल्दी से, फिर तो हमको निकलना ही है, तो अच्छे से कर ले। और इसलिए फिर भगवान को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, एज अ वेटर, है ना, कॉस्मिक वेटर, कि भगवान है ठीक है, लेकिन किस तरीके से हम जाएंगे, इच्छा मांगेंगे, हमारी इच्छा पूरी होगी, ताकि हम अच्छे से भोग कर पाएं। ये चीज़ें होती हैं, और ये इमीडिएट रिटर्न मांगते हैं, बस ये चीज़ें, इस तरीके से इनका जीवन चल रहा है। हमारा भी जीता है, कभी कभी हमारी मेंटेलिटी भी ऐसी होती है, कितना ही टाइम बचा है कर लेते हैं वो। दूसरा ये है वर्ल्ड व्यू हॉस्पिटल का, पता नहीं हॉस्पिटल में सोफे लगा दिए एआई ने, ठीक है, पता नहीं कैसा हॉस्पिटल लेके चल रहा है। रिसेप्शन है, बढ़िया रिसेप्शन लगा है भाई। तो ऐसे हॉस्पिटल में तो जाना चाहेगा हर कोई। तो हॉस्पिटल में क्या रहते हैं, भले हॉस्पिटल में हमको सारी फैसिलिटी मिल रही है, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, मिल रहा है भाई, लेकिन कोई व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं हॉस्पिटल में रहूँ, है ना। आपके पास नर्स भी आएंगी, खाना भी खिलाते हैं टाइम से, सब चीज़ें। होटल में तो चलो पैसा देना होता है अच्छे में, लेकिन वहाँ पे हर कोई आता है आपके साथ, ऐसे मतलब वो लगे रहते हैं लोग, क्या इसकी देखभाल करनी है, मसाज भी कर देंगे, मतलब जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है सब दे रहे हैं। लेकिन व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं यहीं रहूँ। उसके माइंड में आता है कब निकलूंगा मैं यहाँ से। तो ये माइंड सेट हमारा होना चाहिए कि सरेंडर, डॉक्टर को जैसे सरेंडर करते हैं, वैसे ही गुरु या जो हमको पद दिखा रहे हैं गाइडेंस, उनके अंदर सरेंडर होना चाहिए। उनसे डिस्कस करें किस तरीके से मैं, मेरे अंदर सारी कमियां हैं, काम है, क्रोध है, गुस्सा आ रहा है, मतलब बहुत चीज़ें आजकल जो होते हैं, स्ट्रेस होता है, गलत आदतों में फंसे रहते हैं, तो इससे कैसे बचें और यहाँ से निकले। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए ना। वही है कि हॉस्पिटल से किस तरीके से हमको स्ट्रैटेजी निकालनी है सर, और होटल में होता है कि निकलना तो है, किस तरीके से थोड़ा और रुक जाए, एक दिन का थोड़ा बढ़ा दे या कुछ, लेकिन वो बोलते हैं चेकआउट का टाइम यही है, आपको चेकआउट करना है वरना पैसा देना है। तो ये होता है, लेकिन हॉस्पिटल से व्यक्ति खुद निकलना चाहता है कि पहले क्यों नहीं निकाल रहे, घर में दे दो मुझे, बेड रेस्ट दे दो, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल नहीं रहना, है ना, ये सब कहते हैं। तो ये है कि ये दो नज़रिए हैं, तो कौन सा हमको बढ़िया लगता है, नज़रिए बदलना चाहिए, ठीक है, हॉस्पिटल वाला। और यही है इसका समरी चार्ट जो दिखा रहा था आपको, मिल जाएगा,
ठीक है, आगे चलें। पीडीएफ ऐसे शेयर कर देंगे, आप मांग लेना, पर्सनली शेयर करूँगा, ग्रुप में नहीं करूँगा। जिसको भी चाहिए होगा भेज दीजिएगा। ठीक, ये होटल में होता है कि सब चीज़ें को हम ग्रैब करें, इसमें होता है दे, ये चीज़ें अपने आप आती हैं, ठीक है, गिविंग मेंटेलिटी। अब ये सब अभी तक हमने जो समझा है उससे कंक्लूजन ये है कि दो चीज़ें हमको करनी है। हमको अनराइवल द मास्टरी टू ग्लोरीफाई द मेकर। जिस प्रकार साइंस हर चीज़ को खोज करती है कि ये है, साइंस जैसे अभी यूनिवर्स में जा रही है तो बोलती है कि देखो कितने सारे प्लैनेट्स हैं, है ना। पहले हम लोगों को पता नहीं था, पहले एक व्यक्ति एक गांव में रहता था, बस वो गांव के बारे में पता था कि हमारा गांव है, यहाँ है। एक दिल्ली है राजधानी, उसको दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है। आज सारे हम कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, हमको पता है। इंटरनेट से भी नहीं, हमारे इतने सारे स्पेसशिप बाहर गई हैं, मतलब पता है कि दुनिया में ये प्लैनेट है, ये एग्जिट करता है। हमने मंगल यान पहुंचा दिए, सब साउथ पोल में दिख रहा है कि वहाँ कैसा दिखता है। तो उसको करने से क्या आना चाहिए माइंड में? तो वो ये है कि ये नहीं आना चाहिए कि हम भगवान नहीं हैं, बल्कि ये आना चाहिए कि देखो भगवान है और उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए। क्या चीज़ बनाई है, कैसी बनाई है, देखो कितना बढ़िया अद्भुत चीज़ है कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वो ये अनराइवल द मिस्ट्री आप निकालो साइंस की मदद से, लेकिन उसको ग्लोरीफाई करो भगवान के लिए, कि भगवान को हम ग्लोरीफाई कर सके, उसके लिए यूज़ करो। दूसरी, हार्मोनाइज एंड एनहेंस द कॉन्शियसनेस, कि अपने हार्मोनाइज करो कि किस तरीके से हर चीज़ों को अच्छे से अपने जीवन में, मतलब स्पिरिचुअलिटी के साथ साइंस को हार्मोनाइज करो और अपनी चेतना को बढ़ाओ। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, हम टेक्नोलॉजी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें फंस जा रहे हैं। मोबाइल वोबाइल आ गया, इसकी मदद, ये हमको मदद करना चाहिए, लेकिन हम इसी में अब कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। पहले वो दिक्कतें नहीं थी हमारे पिताजी माता दादाओं को, अगर उनको हमारे जैसे मौका मिलता ना, क्या कर लेते। सोचो अगर शिला प्रभुपाद के पास मोबाइल होता क्या कर लेते, है ना, जो आज टेक्नोलॉजी है हमारे पास। उन्हें विदाउट मोबाइल उस पर खत चला करते थे, एक देश से दूसरे खत लेटर भेजा करते थे कि अभी ये करना है, इस तरीके से आपको टेम्पल का मैनेजमेंट देखना है, तब जाके 108 मंदिर बस 10 साल के अंदर हो पाए। बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो सोचो उनके पास ऐसी होती तो कितना फोकस के साथ करते। हमारे पास है, लेकिन वही है कि हार्मोनाइज करना है चीज़ें। जो हमारे पास आज की टेक्नोलॉजी है, साइंस की एडवांसमेंट है, वो ये नहीं है कि आप भोग करो। साइंस हमको बोलती है भोग करो, जो भी रिसर्च हुई है, मेटा वेटा सब जो भी है, उसमें भोग करो, क्योंकि हम उससे पैसा कमाएंगे। आप अगर साधु बन गए तो हम कैसे करेंगे, इसलिए वो हर जगह यही बोलते हैं। इसीलिए जो ये वाला एग्जाम्पल है ना, अनरेवल द माइस्ट्री, भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए खोजो चीज़ें। एक बार क्या हुआ, न्यूटन के घर में एक दोस्त आया। न्यूटन ने उस टाइम में नया नया एक सोलर का मॉडल बनाया था कि सोलर सिस्टम किस तरीके से चलता है, वो बनाया था। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बनाया था कि हाँ, हमने जो रिसर्च करी है, सन के चारों ओर इतने सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, 9, उस टाइम में 9 मानते। फिर क्या नाम है, प्लैनेट अर्थ के चारों ओर वो घूम रहा है, मून। ऐसी बाकी प्लैनेट्स के अंदर भी किसी के पास 16 मून्स हैं, जो तो नेचुरल सेट, तो वो सिस्टम घूम रहा है। मतलब उसका बटन दबाएंगे, एनर्जी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो घूमना चालू हो जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट, मतलब एक मॉडल शो पीस है कि अच्छा ऐसा होता है ना, समझने के लिए, बच्चों के लिए खासकर आज के टाइम में। तो उसने उस टाइम में बनाया था। तो उसके एक दोस्त आया, उसने पूछा कि वाह, ये कैसे, उसने ये क्वेश्चन पूछा आते हुए, पहले देखा, बोला अद्भुत, मतलब बोला होगा अच्छा है, नहीं बोला कि किसने बनाया। तो ये क्वेश्चन पूछा किसने बनाया, तो वही न्यूटन ने वो जवाब दिया था कि अपने आप आया है, पता नहीं अपने आप आ गया। तो बोला मजाक मत करे यार, मतलब इस तरीके से बात हुई दोनों के बीच में, यार है ना, यू आर मेकिंग अ जोक, है ना, बताओ ना किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, उस पीछे वो रीज़न जानना चाहता था। तो बोला नहीं, अपने आप आ गया, है ना। तो वो कहना क्या चाहते हैं न्यूटन कि अगर ये छोटा सा मॉडल अपने आप नहीं आया, तो आप लोग जो हम साइंटिस्ट लोग हैं, तो ये किस तरीके से बिलीव करते हैं कि ये यूनिवर्स अपने आप आया होगा। ये सृष्टि है, इसके पीछे कोई भगवान नहीं है, ठीक है। एक छोटे से मॉडल के पीछे आपको लगता है कि मैं हूँ, किसी ने बनाया है, वो भी इतने अच्छे से चल रहा है। लेकिन जो ये सृष्टि हुई है, इतने अच्छे से चल रही है, आज तक मेट्रोइड्स गिरते हैं, देखो आप मेट्रोइड्स भी देखो, जो हमारे यहाँ पर गिरते हैं, वो टूटते तारे जो कहते हैं, वो नीचे आते आते गायब हो जाता है। तो इतना सिस्टम बना रखा है कि नीचे आते आते वो खत्म हो जाएंगे। वो ना कितने मेट्रोइड्स हैं आकाश में, टकरा जाते कभी, आज तक देख रहे हो कोई प्लैनेट टकरा रहा है। हमारे मतलब जब से साइंटिस्ट की रिसर्च हुई है, तब से तो टकराना भी बंद है। साइंटिस्ट बोलते हैं हमने ऑब्जर्व किया था, इतने लाइट ईयर्स पहले कोई टकराया था।
अभी रिसेंटली कोई टकरा रहा है पता नहीं, ठीक। तो यही है, एक न्यूटन का एग्जांपल, एक एल्बर्ट आइंस्टीन, कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। साइंस है, रिलीजन नहीं है तो क्या है, बस आंख है, वो देख रहा है चीजें लेकिन चल नहीं रहा, कुछ कर नहीं सकता, लंगड़ा है ना। और रिलीजन विदाउट साइंस ब्लाइंड है ना। रिलीजन तो है लेकिन साइंस की मदद नहीं ले रहे आप तो ब्लाइंड है। इसलिए कंक्लूजन आज के सेशन का यह है कि साइंस भी जो अल्टीमेट ट्रूथ, कॉज ऑफ कॉज, सबके पीछे कौन है, सर्व कारण कारण कौन है, और स्पिरिचुअलिटी भी वही बताती है, लेकिन वो दोनों अपोजिंग नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी कभी ये नहीं बोलती कि साइंस गलत है। साइंस जो पीरियोडिक टेबल बता रही है, केमिकल रिएक्शन बता रही है, ये सारे फॉर्मूले बता रही है, गलत नहीं है, वो एग्जिस्ट है, सही है। स्पिरिचुअलिटी मना नहीं करती, लेकिन साइंस भी मना नहीं करना चाहिए। साइंस को कुछ हद तक आंसर देती है, लेकिन वो बोलती है कि आप उस पर क्यों बिलीव कर रहे हो, हम रिसर्च करेंगे ना, हम बताएंगे आपको कि क्या है, लेकिन अभी तक कर नहीं पाई हो। वो बोले हम ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा उनको कभी कि कौन है भगवान, कैसे आया सब। अभी तक तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया नहीं, पता नहीं कब देंगे, जब हम मर जाएंगे या वो मर जाएंगे, पता नहीं कब देंगे, ठीक है। तो वही अटका रखा है। तो यही है, हमको ग्लोरीफाई करना है और अपनी चेतना को हार्मोनाइज करके बढ़ाना है, ठीक है। ये साइंस की मदद लेके हमको करना है। तो ये वी आर नॉट हियर टू सेटल, हमको सेटल होने नहीं आना कि हम अब चांद पे जाके सेटल होंगे फिर मार्स में जाएंगे इलॉन मस्क के साथ। हम यहाँ पे हील करना है कि यहाँ से सुधरो, सीखो, अंदर से जो गलत चीज़ें हैं उनको निकालो और भगवान के पास जाओ। जी, खत्म हो गया यहाँ पे।